तो हाल ही में जैसे कि हम सुन रहे हैं कि आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि आपके जो क्षेत्र में जो दिक्कत आ रही है, परेशानी जो छुट्टा पशुओं की वजह से बहुत बढ़ती आपको दिख रही है, मैं थोड़ा सा उसमें आपसे विस्तार चाहूँगा कि आपको क्यों लगा कि ये परेशानी जो है वहाँ पे इतनी बड़ी है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैं बस उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप कुछ बता सकें। तो हम आमला लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से सामाजिक संगठनों द्वारा काम कर रहे थे। तो एक हमने समूह बना रखा है, आमला लोक विकास समूह। उसके माध्यम से हम बहुत समय से जो वहाँ पे अलग अलग समस्याएं हैं उस पे काम करा है, शिक्षा पे काम करा है, स्वास्थ्य की समस्याओं पे काम करा है। पहले कोविड के दौरान भी काफ़ी हमने वितरण करा, लोगों की मदद करने का प्रयास करा। अभी जब वहाँ पे डेंगू के प्रकोप से एक ब्लॉक में काफ़ी लोग परेशान थे तो हमने मेडिकल कैंपों का आयोजन करा। साथ ही साथ हमने एक आमला जन संवाद यात्रा शुरू करी, जिससे हमने हर गांव जाके, काफ़ी सारे गांव जाके लोगों से संपर्क करा। और उसके दौरान जितनी समस्याएं आईं उनका हमने एक विजन प्रस्ताव पत्र बनाया 21 बिंदुओं का। उस 21 बिंदुओं में एक बिंदु छुट्टा पशुओं का भी था। पर जैसे वो यात्रा बढ़ती रही और हमारा संपर्क गांव में बढ़ता गया तो समझ में आया कि छुट्टा पशुओं का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। और किसान, क्योंकि जो आमला लोकसभा क्षेत्र है उस अधिकांश क्षेत्र उसमें कृषि प्रधान है, लोग खेती करते हैं और अधिकांश लोग खेती से जुड़े हुए हैं और किसान हैं। तो ज़्यादातर किसान छुट्टा पशुओं से परेशान थे, क्योंकि दिन में वो खेत में काम करते हैं, रात में खेतों की रखवाली के लिए उन्हें बाहर खड़ा रहना पड़ता है कि छुट्टा पशु से अपनी फसल का बचाव करने के लिए। और उससे उनके परिवार, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब परेशान हैं, क्योंकि हर समय उन्हें खेत में लगे रहना पड़ता है। ना सोने का समय मिलता है, ना बाकी कामों के लिए समय मिलता है। तो जब हम काम करते गए, ये समस्या बार बार देखते रह गए। उसके बाद मैंने एक पदयात्रा करी थी 30 गाँव की, जो 3 विधानसभाओं से होती हुई गई। उसमें भी हर गांव में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई लोग चर्चा कर रहे थे तो यही विषय था। तो उसके जब इतने समय से उस समस्याओं को सुन रहे थे और ध्यान में था कि इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए, और ये भी ध्यान में था कि प्रदेश की सरकार ने वहाँ पे एक योजना के तहत गौशालाओं के निर्माण की बात करी है। कुछ गौशालाएं बनी भी हैं और बड़ी गौशालाएं बनी हैं, पर उससे भी वो समस्या का हल आसपास नहीं दिख रहा। एक उसमें प्रस्ताव ये भी है कि हर गांव में गौशाला बने। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि अगर उन गौशालाओं का योजना जो बनी है हर गांव में गौशाला की, वो गौशालाएं समय पे बने और वो सारी गौशालाएं मिलके कोऑपरेटिव बनाई जाए, हम्म। जो जिले से चले। और डीएम साहब उसे देखें, क्योंकि डीएम प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, रेवेन्यू का अधिकारी भी सबसे बड़ा अधिकारी जिले में होता है। और अगर हम गौशाला को गांव के समाज से भी जोड़ेंगे और साथ ही साथ आर्थिक आर्थिक रूप से उसको सुचारू बनाने का प्रयास करेंगे और आर्थिक व्यवस्था से भी जोड़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वो रोजगार का अवसर भी देंगी। छुट्टा पशुओं से भी लोगों को हल मिलेगा। और साथ ही साथ जो गौ सेवा का गाँव वासियों को अवसर मिलेगा। और गौ से जो बाकी पदार्थ हमें मिलते हैं, गौमूत्र मिलता है, या गोबर से जो हम खाद में या फिर कीटनाशक में गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं में प्रयोग कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का भी फ़ायदा एक क्षेत्र अच्छा एक मॉडल तैयार कर सकता है। और पूरे पूरे ज़िले में एक लघु उद्योग इंडस्ट्री भी साथ में बन सकती है। और साथ ही साथ जो दूध के उत्पादन में कमी है वो भी पूरी होगी। और अगर दूध अच्छा मिलेगा लोगों को तो स्वास्थ्य भी लोगों का सही होगा। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो जिसकी क्षेत्र में सबको चिंता है छुट्टा पशुओं की, उससे भी हम निजात पाएंगे और सब आराम से एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। तो इसीलिए हल्के हल्के जब बहुत सारे समय तक इस पे चिंतन चलता रहा तो ये समझ में आया, अगर अगर हम इसको कोऑपरेटिव बनाएं और कॉपरेटर्स के हाथ में ना छोड़ें, अधिकारी के हाथ में छोड़ें, क्योंकि अधिकारी समझदार भी ज़्यादा होंगे। और अगर काफ़ी जिलों में ये चलेगी और उन सब में एक प्रतिस्पर्धा होगी कि किसकी कोऑपरेटिव अच्छी चल रही है, तो सारी कोऑपरेटिव आर्थिक रूप से सही से चलेंगी। पर उसके साथ साथ समाज से उसका जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि गौ
जैसे हमारे देश में मानना है, गौ को हम माता के स्वरूप में मानते हैं और हमें सेवा करने का भी मौका मिलेगा। जो पशु दूध नहीं दे पा रहे हैं उनकी सेवा करें सब, जो पशु दूध दे रहे हैं उनका ध्यान भी रखें, सेवा भी करें, साथ ही साथ उनके दूध के उत्पादन से आर्थिक व्यवस्था गांव की, जिले की और हर किसान की मजबूत होगी। साथ ही साथ जब किसान को रात भर खड़े नहीं रहना पड़ेगा तो किसान अपने आप मजबूत होगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, बदायूं और बरेली। अगर इन दोनों में ये शुरुआत में प्रयोग के तौर पे, मॉडल के तौर पे हमारे यहाँ शुरुआत हो और अगर इसके अच्छे परिणाम आए तो ये पूरे देश में या पूरे प्रदेश में अच्छी तरह लागू हो सकता है। और जहाँ जहाँ ये समस्या आ रही है उन सबको इस सुझाव से एक बहुत बड़ा हल मिल सकता है। वो किसानों की ज़िंदगी है उससे सुलझ सकती है और वो अच्छा जीवन जी सकते हैं उसके बाद। जी, इस समाधान पे हम बिल्कुल गौर कर सकते हैं कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों तरफ से गायों को या बैलों को किस तरह से जोड़ा जाए। मगर अगर हम देखें कि आर्थिक रूप से जो आपने बात की, जो पशु दूध देने लायक हैं या फिर उसके काबिल हैं, वो किसान शायद नहीं छोड़ेंगे, वो छोटा पशुओं में नहीं गिने जाते। तो हम कैसे समझें कि जो आप आर्थिक रूप से जो चाह रहे हैं कि आप दूध की प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो वो जो गाय जो एबल नहीं है दूध देने के, वो सिर्फ एक बोझ बन के रह जाएगी दोबारा से उन गौशालाओं पे, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी उतनी नहीं बन पाती। तो वही समस्या जो है हमारी आगे बढ़ती रहेगी। अभी तो गौशालाओं को आर्थिक रूप से चलाने की बात ही नहीं हुई है। जो हम बात कर रहे हैं आर्थिक व्यवस्था और समाज से जोड़ो, तो एक जब जुड़ेंगी तो अगर कोई नई समस्या आएगी तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। पर अगर पूरे जिले में 1500 गौशालाएं हैं, हर गौशाला में 500 पशु हैं और उसमें से 50 पशु, 60 पशु, 100 पशु नहीं दूध दे पा रहे हैं तो उनकी गौ सेवा होगी। चाहे वो साढ़ हैं, चाहे वो बैल हैं, चाहे वो गाय हैं। जो पर अधिकांश गाय अगर उनका हम ध्यान रखेंगे, डॉक्टर का भी योजना होगी, अच्छा चारा मिलेगा, तो वो दूध भी देंगी और साथ ही साथ दूध का उत्पादन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी बढ़ेगा। और जब वो केंद्रीय, एक जिले से केंद्रीय तरीके से बिकेगा तो जिले अधिकारी अपने हिसाब से सोचे कि उसे जिले में बेचना है, जिले से बाहर बेचना है या गांव में बेचना है। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत उसमें काम होगा और मुझे लगता है बहुत सारी सफल कोऑपरेटिव मॉडल निकल के आएगा। और साथ ही साथ जो छुट्टा पशुओं का जो आप बोल रहे हैं, बहुत सारी गायें जो छुट्टा पशु हैं वो किसान इसलिए छोड़ देता है कि बहुत समय तक बीच में जब गाय दूध नहीं दे रही होती है उसको बहुत मुश्किल होती है उसका ध्यान रखना, उसको चारा खिलाना। पर एक व्यवस्था जब गांव में बन जाएगी और कुछ गायें जब दूध नहीं दे रही होंगी, बाकी दूध दे रही होंगी, तो एक बड़ा सा मॉडल बन जाएगा। और हर बिजनेस में कुछ यूनिट्स सिक होती हैं, कुछ यूनिट बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रही होती हैं, कुछ यूनिट बीच में या एकदम मार्जिन पे काम कर रही होती है। तो ऐसे करके मॉडल पे ध्यान दिया जाएगा और अगर सबको ध्यान से देखा जाएगा तो ओवरऑल जो अधिकांश तौर पे सब आर्थिक रूप से सबका क्षेत्र का सहयोग करेंगे। जो आपने खाद और फर्टिलाइजर्स की बात की, जो बिल्कुल एक अहम हिस्सा हो सकता है अगर हम गौशाला पे ध्यान दें। मगर अगर हम आज की स्थिति देखें जिसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या फिर यूरिया जो है उनका जो उपयोग है वो बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अगर हम इसकी आयात निर्यात करना चाहें, जो गाय के गोबर की खाद बनती है, वो इस समय भी उतनी ही लाभदायक होगी गौशालाओं के लिए या फिर किसानों के लिए? क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि हम जो अपने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जो उनको शायद बेहतर किसानों, ऐसा थोड़ी ना है कि जहाँ से अगर हम गोबर से या गौमूत्र से कीटनाशक या खाद बना रहे हैं, किसानों को वहीं प्रयोग में लाना है जहाँ किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि हर जगह किसान ऑर्गेनिक खेती करें, पर अगर वहाँ नहीं कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसको बेच सकते हैं। तो वो दूसरा माध्यम बन सकता है उनको आय का, गौशाला के लिए भी और आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए भी। जहाँ पे उनका हो रहा है तो उसकी तो कमी है ही, जहाँ पे लोग जैविक खेती करना चाहते हैं वहाँ पे उसको बेचें। ऐसे गौमूत्र अगर इकट्ठा हो रहा है या नहीं, उसी गांव में उसका प्रयोग हो जाएगा। जहाँ अगर आयुर्वेदा में दवाइयों के लिए देना है तो वहाँ दें, अगर कीटनाशक बनाने हैं तो वहाँ के लिए दें। कहीं कभी भी कोई चीज़ बनती है तो ये नहीं होता वहीं उसका प्रयोग हो जाए, जहाँ उसका मार्केट होगा वहाँ हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि डीएम को इन्वॉल्व रखा जाए, क्योंकि वो फिर जो भी उसका अध्ययन है, जो उसका ज्ञान है, उसके अनुसार
पूरा प्रयास करें कि उसकी जो कोऑपरेटिव जो उसके अंदर आती है वो एक बहुत सुचारू रूप से चले, और एक डीएम के परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा जाए कि तुम्हारी कोऑपरेटिव कितनी अच्छी तरीके से चल रही है। तो उसका जहाँ पे बेस्ट, जैसे दूध आपका जिले में बेचना है, आपको दिल्ली में बेचना है, मुंबई में बेचना है, आप पैकिंग करो, कोऑपरेटिव से कलेक्ट करो, अच्छी तरह उसकी पैकिंग करो, आगे ले जाओ और बेचो उसे। और अच्छे दूध की डिमांड पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिलावट से भी लोग परेशान हैं। तो ये एक साथ बहुत सारी समस्याओं का हल बन सकता है। जी। आपने रोज़गार की भी बात की कि इससे कृषि में रोज़गार बढ़ेगी। मैं जानना चाहूँगा कि रोज़गार में ये किस तरह से सहायक हो जैसे सकती है गांव में किसानों के लिए? गौशाला होगी तो लोग चाहिए होंगे उसकी साफ सफाई के लिए, दूध के निकालने के लिए, सुरक्षा के लिए, हर गौशाला की मेंटेनेंस के लिए। तो अगर हर गांव से 20 लोग भी लगे तो उन सबका रोज़गार बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हर गांव में अगर ऐसा होगा तो हर गांव में 20 लोगों के आसपास, 20, 30, 50 जितने लोग हैं उस गौशाला में, जितनी बड़ी गौशाला है उसके हिसाब से उसमें रोज़गार मिलेगा। और अलग अलग चीज़ों में, गाय का ध्यान रखने के लिए, गौशाला का ध्यान रखने के लिए, दूध निकालने के लिए, दूध को आगे जहाँ भी जो योजना बने वहाँ तक पहुँचाने के लिए, पैकिंग के लिए, तो रोज़गार के अवसर पूरे क्षेत्र में बढ़ेंगे। जी। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जो किसान छुट्टा पशुओं से परेशान है, और देख के बड़ा दुख होता है कि रात रात भर वो लोग खड़े रहते हैं, तो उससे वो अपने घर में वापस जा पाएंगे। जब वो रात में पूरी दुनिया सो रही होती है, वो भी अपने घरों में आराम से सो पाएंगे, और उन्हें छुट्टा पशुओं का भय सताना बंद करेगा। तो जब आप अपने अभियान के दौरान क्षेत्र की आम जनता से भी जुड़े होंगे, तो उनसे भी आपने ये सब साझा किया होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि उनकी क्या राय रही थी आपके इस उपाय के लिए, या उन्होंने क्या अपनी तरफ से आपको समाधान या मुश्किलें अपनी जताई थी? गांव वालों को ये बहुत बड़ी समस्या लगती है, और उससे सब परेशान हैं और बहुत व्याकुल हैं कैसे भी इस समस्या का हल हो जाए। हम्म। तो मैं काफ़ी समय से जब क्षेत्र में काम कर रहा था, तो मैं भी परेशान था कि इसका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। तो हल्के हल्के काफ़ी सारी व्यवस्थाओं पे बात हुई, जो अभी गौशालाएं बनी हुई हैं उन पे भी बात हुई। और जब ऐसा ध्यान में आया और मैंने उन सबसे चर्चा करी, तो सब बहुत सकारात्मक तरीके से इस पे विचार कर रहे हैं, और सबको, अधिकांश लोगों को लग रहा है ये उनकी समस्या का हल भी हो सकता है। क्योंकि छुट्टा पशुओं का जो झुंड होता है 50-100 गायों का, अगर एक गांव से वो दूसरे गांव में उसे भगाते रहते हैं, अगर हर गांव में गौशाला होगी, और अगर लोगों को लगता है अधिकांश उसमें से दूध भी नहीं देती, पर उसमें से थोड़ी थोड़ी हर गाय गौशाला में जस्ट 50-50, 30-30 एडजस्ट हो जाएंगी, बाकी सारी दूध देने वाली गायें होंगी, तो उनका बैलेंस बना रहेगा। और उस बैलेंस में क्या होगा कि इनका भी ध्यान हो पाएगा, और जो जिन पशुओं से दूध आ रहा है उनकी वजह से आर्थिक व्यवस्था गांव की भी अच्छी होगी, और गौशाला भी आराम से चलेगी। ज़िले में भी, ज़िले का भी नाम होगा। अगर जैसे हम मान लेते हैं कि 80 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभाएं उत्तर प्रदेश में, और कुछ कुछ जगह ये बहुत अच्छी तरह चले, कुछ जगह इतनी अच्छी तरह नहीं चल पाया। तो लोग, जहाँ पे अच्छी तरह नहीं चला है वो लोग भी प्रयास करेंगे जैसे जहाँ अच्छी तरह चल रहा है उसकी तरह मॉडल डेवलप करें, और इस सारी समस्याओं से हल पाए। जी। तो जिस तरह से आपने कहा कि हमें शायद डीएम को जो है इस सब का कोऑर्डिनेशन के लिए रखना चाहिए कि वो जो है इस पूरे कोऑपरेटिव को संभालें। क्या आपको सच में लगता है कि जो गौशाला या जो इस चीज़ से जुड़ी चीज़ें हैं उनमें डीएम या जो मजिस्ट्रेट है वो इतना ध्यान दे पाएंगे या देना चाहेंगे, उन उन्हें चीज़ों को छोड़ के जो उनके शायद ज़्यादा उनके आर्थिक? उनके अधिकारों में है कि जितने भी पशु हैं उनके जो राइट्स दिए गए हैं उसमें उन पे वो काम कर सकते हैं। दूसरा, जितनी भूमि गौ पशुओं के लिए अगर उसका प्रयोग में ला सकते हैं वो भी उनके अधिकारों में है। वो चाहें तो उसका भी उसको 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 पशुओं के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ डीएम रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और डीएम सबसे शिक्षित ऑफिसर भी माना जाता है ज़िले में। तो अगर उसकी ज्ञान का, उसकी शिक्षा का प्रयोग
क्षेत्र के लाभ के लिए हो पाए और क्षेत्र की जनता के लिए हो पाए, तो उससे बड़ा अवसर मुझे मैं नहीं मानता उसके लिए कुछ और भूमिका में रहेगा। और साथ ही कोऑपरेटिव की तरह चलेगा, तो इसमें गांव के लोगों का भी हाथ रहेगा कि गांव की जो गौशाला है गांव के लोग देखें, उसके साथ पूरा मॉडल में जितने चाहे वो पेड एम्प्लॉयज़ रखें चाहे वॉलंटियर्स हों, सब मिला के उसको देखें। पर साथ ही साथ इसको पूरे सिस्टम को देखने के लिए कोई ना कोई परमानेंट ऐसा अधिकारी हो जो उसको ध्यान में रखे। इसलिए उसको या तो चेयरमैन बना दिया जाए कोऑपरेटिव का, या एक ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया जाए जो पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखे और प्रयास करे कि ये सुचारू रूप से चले। और उसके पीछे पूरा प्रशासन खड़ा होता है। जब प्रशासन होता है तो उसको कहाँ पे कैसे व्यवस्था बनानी है, कितनी गाय क्या किस में रखनी है, तो उन सब की योजना अच्छी तरह बना पाएगा। पर मुझे अगर इसमें कोई और भी सुझाव हैं तो बिल्कुल लोग भेज सकते हैं, और उसको हम आगे अपना जो इसमें एक हम पत्र बनाया है और एक एजेंडा बनाया है उसमें सम्मिलित करके आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी योजना जो बनाई जाती है कभी भी 100% सही नहीं हो, ऐसा हो सकता है नहीं हो। जब तक लोगों के सुझाव आएंगे उसको और बेहतर बना के अच्छी तरह कार्य करेंगे। क्योंकि किसी भी तरीके से हमें उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। हमारा कृषि प्रधान देश है, जो आंवला लोकसभा है वो तो लगभग 100% रूरल लोकसभा है। तो इतनी अगर जनता सारी क्षेत्रवासी अगर उस समस्या से परेशान है तो कोई ना कोई हल हम सब लोगों को मिलकर ढूंढना चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देख सकते हैं इसको। अगर सफल प्रयास हो तो आगे बढ़ाएं, अगर नहीं हो तो इसमें जितना बदलाव ला सकते हैं उस बदलाव के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। पर समस्या का हल तो बहुत ज़रूरी है। जी, तो जैसे कि मैं समझ पाया इस आपसे डिस्कशन से कि आप जो चाहते हैं कि आर्थिक और सामाजिक रूप दोनों तरह से गौशालाओं को जोड़ा जाए ताकि आर्थिक रूप में बोझ ना बने, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि जो आपने पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है उसको जल्द से जल्द कार्यान्वित करने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं।